जाए फाइवर इतना क्राउडेड है, मतलब वहाँ पे $5 में भी लोग बाग लोगो डिजाइन बना रहे हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स अगर देखे जाए तो फाइवर इज टफ, हर कोई आपका क्लाइंट नहीं होता है, ये चीज़ समझने वाली होती है। सो एज ऑफ नाउ आपके हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है कि अगर कोई भी अगर फ्रीलांसर है जो अपना जर्नी स्टार्ट करना जा रहा है फ्रीलांसिंग में, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है कि जहाँ से उसको क्लाइंट मिल सकता है? तो बेटर है कि आप अपवर्क के साथ स्टार्ट करो प्लेटफॉर्म के तौर पे, क्योंकि अभी मैंने ही स्टार्ट किया है एंड आई क्लोज माय फर्स्ट क्लाइंट। और होती हैं लोगों को पता है वो सच नहीं, उसके बाद भी वो वीडियो देखेंगे और बस अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। कुछ लोग मोटिवेशन लेके जाते हैं, कुछ लोग हताश होके जाते हैं। वीडियो एडिटर बन जाओ, आपने 1 लाख रुपए कमा लिया, उसके पूरा प्रोसेस कोई नहीं बताएगा। तो उसके बाद हमें एक हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए ताकि हम क्या वर्क कम कर सके और पे ज्यादा कर सके। आराम से कर सकते हो, बस आपको बस स्किल होनी चाहिए। कॉम्बिट मैं इतना ही चार्ज करूंगी, चाहे कितना ही उसमें कुछ भी हो। मेरे पास क्वेरी आया कि अमन, आई नीड अ लोगो डिजाइन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड टू मी इज व्हाट आर योर चार्जेस। और आपने प्राइस बताया, उसके बाद वो भाग जाएंगे। बट हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, द राइट वे क्या है उसके लिए? और कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ती है, उसको उसकी रिब्रांडिंग कर देती है अपने स्टाइल में, उसमें हेट भी मिलेगा काफी। फॉरेन क्लाइंट कैसे लेके आए? हेलो एंड वेलकम टू द A+ स्पोर्ट शो। सो यस, आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और थोड़ा सा नर्वस भी है, बट स्टिल लेट्स गो। सो आज के हमारे गेस्ट हैं श्रुति राजपूत। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू श्रुति राजपूत जो हमारे फर्स्ट गेस्ट बनने के लिए रेडी हुए ऑन द पॉडकास्ट शो। कि उनके मेन यूट्यूब चैनल पे, श्रुति राजपूत यूट्यूब चैनल पे 160K+ सब्सक्राइबर्स हैं ऑन हर मेन यूट्यूब चैनल, और उनके वैसे 3 to 4 यूट्यूब चैनल्स हैं एंड यू माइट नो हर वेरी वेल आई गेस, बिकॉज काफ़ी पॉपुलर भी है वो। और मैंने उनसे इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं बिकॉज उनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है अबाउट द फ्रीलांसिंग, कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें, फाइवर पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एंड या शी इज़ मेकिंग गुड मनी जस्ट बाय डूइंग फ्रीलांसिंग। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स वेलकम श्रुति राजपूत। हाय श्रुति, हाय अमन दिस साइड, वेलकम टू द A+ स्पोर्ट शो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने आपको कैसे मिला, जैसे मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे, तो पहले आपका एक वीडियो देखा था फिग्मा के ऊपर, तो आई हैव सीन दैट चैनल। और फिर मैंने एक और वीडियो देखा आपका कुछ फ्रीलांसिंग के ऊपर जिसपे आपके अलग सब्सक्राइबर्स थे। आई थॉट कि कितने चैनल्स हैं भाई इसके। तो आई हैव जस्ट went through your YouTube channel and seen you have 5 YouTube channels like with some Figma tips and some freelancing tips. I thought how could you manage such 5 YouTube channel in a single row? Like अभी यार हमसे एक YouTube channel manage नहीं होता, उसमें content की कमी हो जाती है बार बार। First of all, I started with tell us about yourself and how you started your journey so far. Okay, तो मेरा नाम श्रुति है and I started my freelancing journey 3 years back when I was in my college सेकेंड ईयर। कोविड लग गया था, सो सब घर पे थे। तब मैंने सोचा था कि कुछ ट्राई किया जाएगा अच्छा सा, क्योंकि किसी का भी टाइम पास नहीं हो रहा था। कुछ लोग कुकिंग के वीडियोस बना रहे थे, कुछ अच्छा अच्छा खा रहे थे। तो मेरे को समय लगा कि ट्राई करते हैं कुछ अच्छा सा। उस समय पैसे मोटिव नहीं था कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि जेन्युइनली मुझे लगता था कि ऐसा नहीं होता है और ये कैसे पॉसिबल है, आप घर से काम कर रहे हो, आपको उसका पेमेंट मिल रहा है, कैसे हो सकता है। वो चीज़ थी, वो माइंडसेट था। कभी ट्राई नहीं किया हुआ था और नॉलेज भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। फ्रीलांसिंग अभी इतना कॉमन वर्ड हो गया आज की डेट में, ये कोविड के कारण सब लोगों ने ढूंढ करके बहुत कॉमन कर दिया है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि इसके बारे में बता भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। उस टाइम पे उतना कुछ था नहीं, एक ही सोर्स था ऑफ मोटिवेशन और अवेयरनेस, वो थे अमन भैया, अमन दत्तवार। तो उनका वीडियो देखा था मैंने अपने 12th क्लास में, जिसमें कि उन्होंने फ्रीलांसिंग की सीरीज स्टार्ट की थी। तो उन्होंने ब्लॉगिंग बताया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बताई, मतलब एन नंबर ऑफ चीज़ बताई थी। काफ़ी प्रिसाइज सी छोटी सी सीरीज़ थी, तो 10-10 मिनट के वीडियोस थे। तो मैंने तो सारे देख रखे थे। मैंने बोला क्या करेंगे अब। लेकिन जब टाइम आया कॉलेज में, तब मैंने सोचा कि लेट्स गो बैक। अब मुझे याद आया कि यार देखना चाहिए। फिर मुझे ऐसे मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, जान जून करके इधर उधर से, और फिर अपना पढ़ करके इधर पे आ गई। इस वेबसाइट पे अच्छा नहीं लग रहा, उस पर नहीं लग रहा, वो सब हिट एंड ट्रायल हुआ और इन दी एंड चीज़ें काम कर गई, तो हम काम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग आपने सीधा फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया या पहले जॉब किया उससे पहले, या पूरा डिज़ाइनिंग के बारे में पहले इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया ना? नहीं, मेरा ऐसे कुछ इतना प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा नहीं। मैंने जैसे बोला कि मैं कॉलेज में ही थी मेरे, और कोविड लगा हुआ था, तो हम घर पे टूल्स एक्सप्लोर करते हैं। फोटोशॉप मुझे शुरू से ही आता था, क्योंकि स्कूल में सबको बेसिक सिखाया जाता है। अब उसको आना नहीं बोलते हैं, पर टूल की अगर बात करो तो हाँ, पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है और कैसे आप बेसिक जो फोटो एडिटिंग होती है आपको, वो तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आती है। डिज़ाइनिंग अलग चीज़ होती है, इसलिए मैं बोलती हूँ टूल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी स्किल्स मैटर करती है।
फिर उसके बाद 2-4 और टूल्स देखे मैंने जो मुझे लगे कि कर सकते हैं उस समय पे, क्योंकि फोटोशॉप पेड है ऑब्वियसली, और जितने भी अडोबी की फैमिली के मैं तो ट्राई कर रही हूँ, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँगी वो चीज़ थी। तो आई स्टार्टेड विथ क्रेलो, एक और प्लेटफॉर्म है, नॉट सो पॉपुलर, पर मैंने उसके साथ स्टार्ट किया था। फिर मैं कैनवा पे स्विच हुई और उसके बाद फिर इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत देखा, तो मेरा काम बन रहा था, क्योंकि हम सोशल मीडिया के डिज़ाइन ऑफर करने का मैंने सोचा था। तो वही चीज़ मैं फोटोशॉप में बनाने बैठूँ तो मुझे काफ़ी समय लग जाएगा पर क्योंकि कैनवा में लाइब्रेरी होती है तो आपको थोड़ा टाइम कम लगता है। हाँ, और फिर थोड़ा बहुत इन्हांस करना होता है तो आप लाइट रूम का यूज़ कर सकते हो, अपनी लाइटिंग्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, इन दी एंड वो आप कर ही सकते हो। हाँ, तो वही सारी चीज़ें करते करते वैसे मैंने स्टार्ट किया था कि मैं ये करूँगी, और फिर मैंने धीरे धीरे उसमें पकड़ पकड़ के, ऐसे कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, सीधा ऐसे ही स्टार्ट किया। मेरी स्टार्टिंग ही मेरे कॉलेज में हुई है, तो मेरे पास ना कोई जॉब एक्सपीरियंस, ना मैंने कोई इंटर्नशिप की। मेरा पहला जो ऑर्डर मिला था वही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वही जिस बायर ने मुझे दिया था वो मेरे टीचर रहे एक तरीके से, उन्होंने सारा कुछ सिखाया हुआ है। मुझे पता भी नहीं था कि ऑर्डर डिलीवर कैसे करते हैं, ये भी नहीं पता था कि क्या फाइल फॉर्मेट्स आपको भेजने हैं, क्योंकि बिल्कुल ही मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं सच बता रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे सीखा है और वो ऑर्डर करते करते आया है। तो स्टार्टिंग आपका फर्स्ट क्लाइंट सीधा इंस्टाग्राम से मिला? नहीं नहीं नहीं, मैं फाइवर पे काम करती हूँ, और अच्छा, फाइवर के फाइवर। पहले मैंने फ्रीलांसिंग ट्राई किया है। हाँ जैसे अभी फाइवर के टाइम अभी देखा जाए, फाइवर इतना क्राउडेड है, मतलब जैसे हम लोगो डिजाइनिंग का काफ़ी अच्छा चार्ज करते हैं या कभी लो चार्ज करते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। बट फाइवर पे क्या है, जब मैंने वहाँ पे लिस्ट किया लोगो की, आई प्रोवाइड सर्विस अबाउट लोगो डिज़ाइन एंड ऑल, वहाँ पे $5 में भी लोग बाग लोगो डिज़ाइन बना रहे हैं, मतलब इतना क्राउडेड है, मतलब तो वहाँ पे कैसे तो स्टार्ट किया? हाँ, तो कंपैरेटिवली बाकी प्लेटफॉर्म्स अगर देखे जाएं तो फाइवर इज़ टफ। मैं ऑनेस्ट रहूँगी इस चीज़ को लेकर के। आपको अब वर्क पे एक बार को आप अपना लक ट्राई करोगे तो 2 बार में से 1 बार में आपको लगेगा कि हाँ हो जाएगा करके। फाइवर में कोई सीन नहीं, क्योंकि आपको प्रोग्रेस नहीं दिखती है कि क्या हो रहा है, क्या बैकएंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर आप जो है थोड़े से टेक्निकल पर्सन नहीं हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो वो भी चीज़ है। लेकिन मेरा सीन ऐसे रहा, सबको पता होगा $5 प्लेटफॉर्म के नाम से फाइवर फेमस था कि आपको जो है सर्विसेज आपके बजट में मिलेंगी, ये वाली चीज़ थी। बट वो आज के दिन में वो चीज़ सही नहीं है, मतलब ट्रूथ नहीं है वो। आपने देखा होगा लोग $1000 में भी अपना लोगो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और $5 में भी दे रहे हैं। तो अब ना इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि उनको क्या चाहिए। मैं सेम सर्विसेज के मेरे पास 3 गिग्स हैं, तीनों में चीज़ तो मैं सेम ही प्रोवाइड कर रही हूँ, पेमेंट भी मैं मतलब वैसे ही लेने वाली हूँ, बस प्राइसिंग अलग अलग है। तो अब अगर आपका बजट है तो आप महंगी वाली गिग पे जाओ, नहीं है तो मैं कम वाले में भी कर ही दूंगी, काम तो करना ही है। तो वो चीज़ हो जाती है। मैंने स्टार्टिंग $5 से की थी, और उसके बाद अभी मेरा $80 से भी कुछ गिग्स स्टार्ट हैं कि 1 पेज डिज़ाइन का $80 है, फिर $160 to $50। तो मतलब ऐसे ग्रोथ हुई है, वो धीरे धीरे ही समझ में आता है कि आप कैसे क्या कर पाओगे। वही मैंने बोला ना, हिट एंड ट्रायल सारी चीज़ें रही हैं, आप अपने खुद के एक्सपीरियंस देखते हो। हाँ, तो मैंने भी वैसे किया है, तो वैसे ही धीरे धीरे कर करके अब तो बहुत सारे लोग बहुत सारी वैरायटी में करते हैं। और आप लोगो डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हो, मैं तो मेरे से कोई बिगनर पूछेगा मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगी कि आप लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर वहाँ पर जाके गिग बनाओ क्योंकि ऑलरेडी अगर चाहे वो $5 का क्लाइंट हो चाहे वो $1000 वाला क्लाइंट हो, उनके पास है इतना, मतलब इतनी भीड़ है लोगो डिज़ाइनिंग में कि जिसकी कोई हिसाब, बहुत मार्केट है उधर पे। पर उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आपको ऑर्डर नहीं मिल सकता है, इट स्टिल डिपेंड्स। अगर आप ट्राई करते हो तो आपको मिल सकता है। नहीं, मेरे को मिला था, मैंने आई गेस 3 to 4 गिग्स अपलोड किए थे। तो एक क्लाइंट आया था मेरे पास, तो बोलता है कि मैंने हाई मतलब गिग में भी डॉलर्स अच्छे खासे लिखे हुए थे, बट क्लाइंट आता बोलता है 500 में आप मेरे को लोगो डिजाइन बना के दो। मैंने कहा आपने वहाँ पे प्राइस नहीं चेक किया था क्या? आई वाज लाइक कि यार, जब मैंने वहाँ प्राइस मेंशन किया तो हाउ कुड यू से कि आप $500 वो $500 में मेरे को अपना एक लोगो बना के दो। मैं कहा पता नहीं, फिर मैंने वहां से कंप्लीटली बंद किया। मैं कहा फाइवर मेरे लिए तो नहीं आएगा। नहीं, ऐसे होता है, मेरे पास भी बहुत बार क्लाइंट्स आए हैं जो कि आपके बजट के एकदम ही लो आपको चार्ज करेंगे। अगर वो आपसे कुछ भी बनवा रहे हो, जैसे बुक कवर भी अगर वो आपको डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि आप $10 में कर दो, $15 में कर दो। होता है, लोग करके देते हैं, जैसे कि लोगों भी $5 में लोग देते हैं, बट वो मेरा प्राइस नहीं है तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं रिकमेंड भी करूँगी कि आप इस सेलर से जाके करवा लो, बट आई कैन नॉट डू इट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बर्बाद हो गई और मुझे एक भी क्लाइंट नहीं मिलेगा मुझे मिलते हैं, मेरे लिए क्लाइंट्स होते हैं, वो मेरे पास आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर कोई आपका क्लाइंट नहीं होता है, ये चीज़ समझने वाली होती है। एग्जैक्टली कुछ लोग एग्जैक्टली।
सो एज ऑफ नाउ आपके हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है कि अगर कोई भी अगर फ्रीलांसर है जो अपना जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है फ्रीलांसिंग में, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है कि जहाँ से उसको क्लाइंट मिल सकता है? हम्म तो अभी भी बाइस्ड ओपिनियन ही दूंगी मैं, क्योंकि मैं फाइवर पे काम कर रही हूँ, तो आई लव दैट प्लेटफॉर्म टू बी ऑनेस्ट। और आज जहाँ तक भी पहुँच पाए हैं उसके बदौलत पहुँच पाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। बट स्टिल ये मद्देनज़र रखते हुए कि आज के टाइम पे काफ़ी कंपटीशन है, और अगर आपको नहीं ज़्यादा आइडिया है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का, तो बेटर है कि आप अपवर्क के साथ स्टार्ट करो प्लेटफॉर्म के तौर पे, क्योंकि अभी मैंने ही स्टार्ट किया है एंड आई क्लोज माई फर्स्ट क्लाइंट, और उन्होंने मैं ओह, $15 पर आवर चार्ज रखा हुआ था। तो वही मतलब आर्ली रेट्स होते हैं उसमें, आप अपना जितनी देर काम करोगे उतने पैसे लो, जितना रिवीजन है उसका भी जितना टाइम लग रहा है उसके भी पैसे लो। तो वो आपको खुद से झिकझिक नहीं करनी होती, आपको बस अपने पर घंटे का कीमत देखना है कि भाई मैं 1,000 रुपये का तो है मेरा 1 घंटा, इससे कम का नहीं है, या 2,000 का है मेरा 1 घंटा, इससे कम का नहीं है। प्राइस फिक्स कर दो अपना, और उसके बाद आप बिड करो। तो अपवर्क ज़्यादा बेहतर है अगर आप अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो। फिर अगेन आपको लिखना आना चाहिए, आपको कन्विंस करना आना चाहिए। अब वो आपको सामने से तो देख नहीं रहा है, तो फिर आपको आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी मेल जो कॉपी राइटिंग स्किल्स बोलना चाहिए कि भाई सामने वाला देख के खुश हो जाए कि हाँ नहीं, ये मेल हमारे लिए लिखा गया है और शायद ये इंसान हमारे लिए काम करके दे देगा। तो वही चीज़ हुई, अच्छा सा छोटा सा मेल लिख के भेजा था मैंने, प्रपोजल लिख करके भेजा था, कवर लेटर बोलते हैं टेक्निकल भाषा में उधर की। तो वो लिख करके भेजा था, तो वो एक्सेप्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि अपवर्क ज़्यादा बेटर है। अपवर्क, ओके। एंड वन ऑफ द, मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चन जरूर पूछना है आपसे। तो जैसे अभी आपके 5 यूट्यूब चैनल्स हैं, और मैंने देखा है आप लिंक्डइन पे भी प्रॉपर एक्टिव हो, मतलब आपके डेली पोस्ट आते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी डेली पोस्ट आ रहे हैं, और आपका लिंक्डइन पे एक न्यूज़लेटर भी है, उसमें भी आपका वो प्रॉपर पोस्टिंग चलता है। मतलब इतना मैनेज कैसे हो जाता है? और साथ में आपके क्लाइंट्स भी होंगे ऑब्वियसली, जैसे अभी आपने बताया आप वर्क या फाइवर पे आप वर्क करते हो, तो इतना सारा मैनेज कैसे? कि आपका कोई प्रॉपर टीम है या आप अकेले ही खुद ये सारा मैनेज करते हो? मतलब कैसे करते हो यार? तो टीम ऐसे कोई खूब बड़ी टीम नहीं है, एडिटिंग क्योंकि टाइम लगता है काफ़ी, और एडिटिंग ये सब होने के बाद भी मेरे पास, मैं ज़्यादा बड़ी टीम नहीं करना चाहती हूँ मेरी, क्योंकि फिर मुझसे ही मैनेज नहीं होगा, वो भी एक अलग सेपरेट टास्क हो जाएगा। तो मेरे पास 2 वीडियो एडिटर्स हैं जो कि मेरे लिए काम करते हैं। अब उनको मेन चैनल का ही इतना काम होता है क्योंकि मेरे वीकली 2 वीडियोस जाते हैं। अब उनको कोई भी वीडियो एडिटर हो अगर काम कर रहा है तो उसको एक वीडियो के लिए बफर में भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और एटलीस्ट 1 वीक तो दो आप, अगर आप उससे प्रॉपर एडिटिंग रिविजन सब करवाना चाहते हो तो। हालांकि मेरे को रिविजन नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ठीक है अच्छा करो तुम, एक बार में कोई रिविजन नहीं होगा। तो इनका ये होता है सीन कि वो दोनों तो मेरे मेन चैनल में ही पूरा व्यस्त रहते हैं, तो वो 2 वीडियो एडिटर सिर्फ वो श्रुति राजपूत वाले चैनल के लिए। बाकी के जो चैनल्स हैं वो मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। लिंक्डइन भी मेरा मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, इंस्टाग्राम भी मेरा मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है। और इन सब का तो ये जो कंटेंट लिखते हो आप, लाइक इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट, वीडियो का कंटेंट स्पेशली यार, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, अभी एक वीडियो बना के डाला मैंने, कुछ अच्छा टॉपिक मिला, फिर 1-2 हफ्ते तक मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है। मतलब क्या पोस्ट करें यार उससे रिलेटेड, मतलब ऐसा कुछ यूजफुल। बट आप कॉन्स्टेंटली एक मेकिंग प्रोसेस है कंटेंट का भी, इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी और यूट्यूब पे भी। मतलब वो कैसे कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हो? मैं पर्सनलाइज रखती हूँ मेरा कंटेंट बहुत। क्या होता है, आप किसी को आराम से बहुत ज्ञान दे सकते हो। अब जैसे मुझे अगर कंटेंट बनाना है तो बहुत स्कोप है, फ्रीलांसिंग है ना मेरी नीश, तो मैं एक वीडियो बना दूंगी कि भाई आप कॉपी राइटर कैसे बन सकते हो, कंटेंट राइटर, डिजिटल मार्केटिंग, 100 निशेस कवर कर दूं मैं, कितनी स्किल्स हैं, और सबका एक एक वीडियो, तो 100 वीडियोस तो मेरे यही हो गए। लेकिन मैं ऐसे करती नहीं, मैं मेरा कंटेंट थोड़ा पर्सनलाइज रखती हूँ। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, मेरा कैसे हुआ। अब जैसे मेरा अपवर्क का मुझे ऑर्डर मिला, कंटेंट है ये कि मुझे पहला ऑर्डर कैसे मिला, व्हाट डिड आई डू, मेरी कवर राइटिंग कैसी थी, मैंने कवर लेटर कैसे लिखा, ये अपने आप में 4 आइडियाज़ हो गए। आपके एक्सपीरियंस से ही आपके आइडियाज़ निकल के आते हैं, और अगर आप वो डालते हो तो आपकी जो ऑडियंस रहती है वो रेजोनेट कर पाती है कि नहीं ये रियल चीज़ें बताई। क्योंकि मैंने देखा हुआ है जो इंसान जो चीज़ कर नहीं रहा है उसके बारे में भी आप भरपूर ज्ञान दे रहे हो, दो फिर क्या कर सकते हैं उसमें। तो इससे अच्छा ये है कि पर्सनलाइज रखो, तो उसके कारण बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। और दूसरा, आपकी खुद की ऑडियंस काफ़ी सारा डिमांड करती है। एज अ कंटेंट क्रिएटर जब आप थोड़ा समय बिता लेते हो इस इंडस्ट्री में, तब आपको समझ में आ जाता है कि किस वीडियो पे व्यूज़ आएंगे और किस पे नहीं आएंगे। और अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं मुझे पता है उन पे व्यूज़ नहीं आने हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वो ऑडियंस डिमांड को पूरा कर रहे हैं जो मेरी पब्लिक है, कि दी पोर्टफोलियो कैसे बनता है,
ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। आपको क्या एग्जैक्टली। बताना होगा कि आप 10 दिन में इतने पैसे कमाओ कैसे, आप इतना कैसे मतलब वो जो ऊपर ऊपर की बातें होती हैं लोगों को पता है वो सच नहीं, उसके बाद भी वो वीडियो देखेंगे और बस अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। कुछ लोग मोटिवेशन लेके जाते हैं, कुछ लोग हताश होके जाते हैं। तो वो कंटेंट मुझे पता है कि अगर मैं एक वीडियो डालूंगी तो उसका एक दिन में 15,000 क्रॉस होगा, फिर 2 दिन में 50,000 क्रॉस हो जाएगा, लेकिन नहीं डाल रहे हैं। यही दिक्कत है, क्योंकि हर बार व्यूज नहीं मायने रखते हैं, सभी डाल रहे हैं, कचरा हो जाता है फिर वो बहुत ज्यादा। तो हाँ, फिर अपन जैसे को अभी देखते हैं कि YouTube पे थंबनेल बना देते हैं कि आप 2024 में स्टार्ट करो, 1 मंथ में आप इन्वेस्ट करोगे तो इतना बन जाएगा। मतलब वो क्या होता है कि होता कुछ नहीं है उस वीडियो में, बस थंबनेल ऐसा बना दिया कि बंदा अट्रैक्ट हो जाता है, एक बार क्लिक कर ही देता है उस पर कि हाँ भाई देखते हैं भाई कैसे पैसा बन जाएगा। और बहुत से लोग तो अब क्या करते हैं कि फ्रीलांसिंग को भी ऐसे ही कर दिया है कि आप वीडियो एडिटर बन जाओ, आप महीने के लाखों रुपए कमाओगे आराम से घर बैठे बैठे। हाँ। मतलब इतना सिंप्लीफाई करके बोल देते हैं कि वीडियो एडिटर बन जाओ, आपने 1 लाख रुपए कमा लिया। उसके पूरा प्रोसेस कोई नहीं बताएगा कि हाँ भाई आपको वहां पे पोर्टफोलियो मेंटेन करना पड़ता है ना। तो ये सारा चीजें बहुत ज्यादा चलता है आज के टाइम में यूट्यूब पे। वही वही इन वही चीजों दिक्कत से है। बचना बड़ा टफ है। नहीं, आप और नहीं बच सकते हो। आप अगर अपना टाइम बिता रहे हो तो कैसे बचोगे? जाता ही है ध्यान, मेरा ही जाता है, तो सामने वाले का क्या है मुझे तो पता है। उसके बाद भी मैं देखती हूँ कि क्या हो गया भाई, ऐसा क्या है। फिर देखने के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि नहीं होता ऐसे। जो इंसान नया ही स्टार्ट कर रहा है तो उसको बहुत फैसिनेटिंग लगेगा कि अच्छा ठीक है ऐसे हो सकता है। और मेरे वीडियोस में भी ऐसे ही बोलती हूँ मैं कि आप कर सकते हो तो कर सकते हो, होगा ही ये नहीं बोलती हूँ मैं, आप कर सकते हो, वो चीज़ है। एक और क्वेश्चन था कि जैसे आज के टाइम में सब हाई पेइंग क्लाइंट ढूंढते हैं कि अब जैसे हम्म आपने अपना स्किल्स को अपग्रेड कर लिया है, तो उसके बाद हमें एक हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए ताकि हम क्या है वर्क कम कर सकें और पे ज्यादा कर सकें। इंस्टेड ऑफ आप हम्म 20-30 क्लाइंट एक साथ पकड़ लो छोटे छोटे, उसकी हम्म जगह आप 1-2 क्लाइंट अच्छे पकड़ो जो हाई पे करते हो। तो वो हम्म उनको पिच कैसे किया जाए हाई पेइंग क्लाइंट को? आप आराम से कर सकते हो, बस आपके पास स्किल होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स रखो, मैं कहती हूँ। जैसे कि मैं अगर मेरा ये एग्जांपल दूँ, अगर मैं सिर्फ एक एक कार सेल की सर्विस ऑफर कर रही हूँ ऑब्वियसली, तो आप उसका कितना ही चार्ज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना चार्ज करोगे जिसमें आपके भी हाथ कांपे ना कि क्या बोल दिया मैंने, इतना कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, $50। ठीक है, $50 फॉर अ कार सेल। मैं इससे ऊपर नहीं जा सकती, मुझे पता है उसमें कुछ इतना नहीं है भाई। $50 इज ओके फॉर अ सिंगल कार सेल ऑफ 8 to 10 पेजेस, ठीक है। मैं इतना ही चार्ज करूँगी, चाहे कितना ही उसमें कुछ भी हो। इसके बाद अब इसको आप कैसे जो है इंक्रीज कर सकते हो, आपका ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। कभी भी जब आप पैकेजेस ऑफर करते हो तब आप हाई पेइंग क्लाइंट्स जो है पिच कर सकते हो आराम से। तो आप अपने पैकेजेस बना करके रखो। आप एक इंस्टाग्राम किट बना सकते हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप एक इंस्टाग्राम किट बना सकते हो, एक यूट्यूब का किट बना सकते हो। अब यूट्यूब की किट में आप बल्क में अपनी थंबनेल्स ऑफर कर सकते हो कि 15 थंबनेल्स विल कॉस्ट यू दिस, और थोड़ा सा डिफरेंस बता दो कि भाई पर थंबनेल और इसमें डिफरेंस है। तो बल्क में आपको भी प्रॉफिट पड़ेगा, क्योंकि एक बार का काम और बल्क में काम आता है और पहले पैसे मिल जाते हैं तो मज़ा भी आता है करने में। थोड़ा सा अपफ्रंट पेमेंट आ जाना चाहिए, फिर मज़ा आता है काम करने में। तो वही चीज़ होती है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप पहले तो पैकेजेस में ऑफर करो। अगर एक ही स्किल है तो जैसे मैंने बोला कि सिर्फ डिज़ाइनिंग ही आती है, तो फिर ऐसे पैकेजेस में करो। और अगर आप जो है वैल्यू ज़्यादा बढ़ा पा रहे हो और आपके पास 2 स्किल्स हैं जो कि आप दोनों में अच्छे हो, जैसे कई लोग हैं जो कि डिज़ाइनिंग में काफ़ी अच्छे हैं और एडिटिंग में भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वो अपना दोनों का जो है एक कॉम्बिनेशन बना करके और फिर पिच करते हैं कि हम एक एज अ वीए काम करेंगे आपके लिए, वर्चुअल असिस्टेंट हु विल बी मैनेजिंग दीज सर्विसेज। तो अब आप वीए बन जाते हो तो आप फिर चार्ज करो एनीवेयर बिटवीन $20 to $30 पर आवर। ठीक है, अब आपको भी पता है एक वीडियो 1 घंटे में तो एडिट होने से रही, तो जितने घंटे का काम उतना उतना पैसा। तो फिर आप एक वीडियो का जहां आप अगर शायद ज़्यादा से ज़्यादा $100 चार्ज कर पा रहे होते, अभी आप $500 चार्ज कर रहे होगे, वो भी बिना बोले। ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत उतनी लग रही होगी और उतना ही काम लग रहा होगा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी ये आर्ली मतलब एक ये सिस्टम हुआ कि अगर आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स चाहिए तो या तो आप पैकेजेस ऑफर करो, या फिर आप क्या करो अपनी 2 स्किल्स को मर्ज कर करके और उसके बाद उनको एक हाई वैल्यूइंग प्रोडक्ट ऑफर करो जो कि उनको ज़रूरत भी हो और जो मतलब इसको डिनाई भी ना कर पाए। जैसे अगर मेरे पास, मैं अगर यूट्यूबर हूँ और अमन मुझे सब वो देना चाहते हैं, क्या सर्विसेज देना चाहते हैं, तो अमन क्या कर सकते हैं कि भाई मैं एडिटिंग भी करता हूँ और मेरी थंबनेल डिज़ाइनिंग की सर्विसेज भी हैं, प्लस हमारा एसईओ में स्पेशलाइजेशन है। दीज आर 3 पैकेजेस, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। प्रीमियम में हम पूरा आपका ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे यूट्यूब का सारा कुछ,
अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन टेक आवर बेसिक पैकेज, ये इतने इतने डॉलर्स का है पर मंथ का। और अगर आप अभी ही ट्राई करना चाहते हो तो हम 7 दिन का एक फ्री ट्रायल दे रहे हैं, या 3 दिन का एक फ्री ट्रायल दे रहे हैं। चेक आवर स्किल्स एंड देन वी कैन, ठीक है। तो इस तरीके से आगे का आप बात कर सकते हो। तो ये बेसिक Okay. बात करी, यही काम करती है। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ जब सिंगल एक सर्विस प्रोवाइड करते वक्त आप अपने बाकी सारी सर्विसेज को ही बता सकते हो कि हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, और उनको पैकेजेस भी बना के ऑफर कर सकते हो टू गेट द हाँ, अभी बेस्ट हाई पड़ेगा इसके लिए। अभी इसको लिए क्लाइंट को देखना पड़ेगा। अब जैसे आप मुझे पिच कर रहे हो, मैंने तो कोई नोटिस निकाल नहीं रखा कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए या वो चाहिए। आप सिर्फ कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मुझे इन सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी या होगी, जरूरत पड़ सकती तब है। आप इस जरिए से कर रहे हो तो सब बताओ कि आपको क्या क्या आता है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट की स्पेसिफिक डिमांड ये है कि वो रिसर्च टीम के लिए किसी को ढूंढ रहा है, तो तुमको आती होगी एडिटिंग, वो क्या करेगा, उसको रिसर्चर चाहिए, तो फिर आप उस हिसाब से उस पर बिड करो। तो आपका क्लाइंट या जो आप टारगेट कर रहे हो, जो आइडियल प्रोस्पेक्ट है आपका, उसको थोड़ा सा जज करो पहले बैठ करके कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। बहुत पीछे का बहुत काम होता है, उसके बाद ही ऐसे एक आध क्लाइंट पकड़ पाते हो आप। एग्जैक्टली। सो सबसे राइट वे क्या रहेगा कि अगर कोई हमारे पास क्वेरी आती है, लाइक मैंने ऐड चलाया अपने इंस्टा पे, मेरे पास क्वेरी आया कि अमन आई नीड अ लोगो डिजाइन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड टू मी इज व्हाट आर योर चार्जेस। सो आई वाज लाइक कि पहले यार एक बार काम के बारे में बात तो कर लें, लाइक कि आपका कंपनी क्या है, आपको किस टाइप का लोगो चाहिए। दे जस्ट फॉल इनटू द प्राइस गेम कि आप मेरे को पहले प्राइस बताओ, देन वी विल टॉक अबाउट इट। सो हाउ टू पिच दैट क्लाइंट। और आपने प्राइस बताया, उसके बाद वो भाग जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। पिच करने का तरीका यही है कि हमेशा मेरे पास जितने क्लाइंट्स आए हैं, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म्स पे काम करती हूँ ऑब्वियसली, तो दोनों तरीके से बताऊंगी मैं। एक तो मैं जब हायर करती हूँ उस नज़रिए से, और एक जब मैं काम करती हूँ उस नज़रिए से। तो पहला, जब मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हूँ, तो मेरे पास कोई भी इंसान आता है तो वो मुझे नहीं पूछते हैं, वो अपनी चीज़ बताते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। इससे पहले वो दूसरा क्वेश्चन पूछें या उनका वो कुछ भी आए, मैं यही पूछती हूँ कि टेल मी मोर अबाउट द प्रोजेक्ट। फिर मेरे कुछ क्वेश्चंस के सेट होते हैं जो मुझे चाहिए होते हैं। अब जैसे आप लोगो डिज़ाइनर हो तो आप पूछ सकते हो कि आपके ब्रांड कलर्स क्या हैं, आपकी टाइपोग्राफी क्या है, आप ये चेंज करना चाहते हो, आप यही रखना चाहते हो, आप किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, क्या आपको कुछ ऐसे मिनिमल पसंद है, आप फन वाइब में दिख रहे हो, या आपके जनरल क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके पास सेट होगा एज अ लोगो डिज़ाइनर। अब अगर मैं किड्स में, अगर मैं सोशल मीडिया का कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरे क्वेश्चन ये रहेंगे कि आपको पर मंथ का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसके बाद आप कितना ये, तो उस बेसिस पे मुझे एक आइडिया लग जाता है, और वो जिस हिसाब से आंसर देते हैं उस हिसाब से मुझे आइडिया लग जाता है कि वो इंसान पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और मैं थोड़ा सा वर्ल्ड के उस से भी देखती हूँ। अब जैसे मेरे पास यूएस का क्लाइंट आया है, तो मैं उससे वही चीज़, मतलब $100 में बोल रही हूँ कि मैं $100 में आपका ये डिज़ाइन करके दूंगी। अगर मेरे पास यूके का क्लाइंट आया तो मैं उसको सेम चीज़ $150 में बोलूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसको नहीं मैटर करेगा अगर मैं $50 बढ़ा भी रही हूँ। अभी एक सेम जगह से अगर मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट आया तो मुझे कम करना पड़ेगा प्राइस, क्योंकि उन लोगों के लिए उस चीज़ में महंगा पड़ता है वो। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट है कहाँ से। अब जैसे मेरे ज़्यादातर हमें फाइवर पे तो दिख जाता है कि आपका क्लाइंट कहाँ से है, तो मुझे आसानी पड़ती है। तो थोड़ा सा प्राइसिंग देख लो आप अपना गूगल पे डाल के कि इसका इतने का कितना हो रहा है, इतने का कितना हो रहा है, और आप अपना प्राइस मिला व्यू करके, प्रॉफिट बचा करके 20% जो फीस फाइवर काटता है वो भी इंक्लूड करके, और उसके बाद प्राइस 20% फाइवर काटता है? हाँ, तो हम वो इंक्लूड कर देते हैं। नहीं, तो हम वो इंक्लूड कर देते हैं, और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो हमारी ही फीस होती है, ऐसा होता है। ओके तो ओके। ये इस सीन से मैं करती हूँ। और इसके बाद भी अगर प्राइसिंग का नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या करेंगे, तो इसके बाद एक पोलाइट वे में आप पूछ सकते हो कि व्हाट इज योर बजट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब ये तरीके से पूछोगे तो सामने वाला जरूर बताता है कि आई एम नॉट श्योर। या तो पहले तो ये आ सकता है आंसर, दूसरा ये आ सकता है कि मेरा बजट जो है $500 का है या $1000 का है। ठीक है, तो पहला वाला आएगा, नहीं तो दूसरा वाला आएगा। पहला वाला आएगा तब आप बोल सकते हो कि जनरली तो मैं इतना चार्ज करता हूँ, बट आई एम रेडी टू नेगोशिएट। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप अपनी ओपननेस दिखा सकते हो कि यू आर विलिंग टू डू द प्रोजेक्ट। ये तरीका होता है। और दूसरा, मैं भी प्राइसिंग पूछती हूँ जब मैं हायर करती हूँ, पर मैं ऐसे नहीं पूछती हूँ। उन्होंने अपना काम दिखाया, पोर्टफोलियो दिखाया, ठीक है, मुझे जमा कि हाँ अच्छा है, ये है वो है। अगर मुझे लगता है कि बजट में है कि मैं कर सकती हूँ या मैं इसको हायर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे, मुझे बार बार स्विच करना अच्छा नहीं लगता। मेरी टीम में एक बार जो इंसान आ गया, अब वो तुम रहो जब तक मैं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, ऐसा वाला सीन है। तो आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करने वाले हो, तो हम ग्रो करेंगे, इवेंचुअली आपका प्राइस भी ग्रो करेगा।
अभी अगर एग्जैक्ट शायद मेरी स्टेज नहीं है या कंडीशन नहीं है तो फिर मैं नहीं उतना पे कर पाऊंगी, पर हाँ भविष्य में कर पाएंगे। तो आप जिसको पिच कर रहे हो आपको उसको देख करके भी, उसके बिहेवियर को देख करके भी जो है आप थोड़ा बहुत, अगर आपको लगता है कि कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम फ्यूचर में इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तब भी आपको हाँ कह देना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो मैं तो प्राइसिंग पूछती हूँ, पर पहले नहीं पूछती हूँ मैं जब हायर करती हूँ तो मेरे और पास कुछ कुछ नियर अबाउट 90% ऑफ द क्लाइंट्स ऐसे ही आते हैं कि अमन आई नीड अ लोगो डिजाइन एंड टेल मी अबाउट योर चार्जेस। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि बिफोर जंपिंग ऑन द प्राइस गेम कैन वी नो अबाउट योर कंपनी एंड व्हाट काइंड ऑफ लोगो यू आर लुकिंग फॉर। सो उससे एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। नहीं तो सीधा प्राइस बता दो कि हाँ भाई हम इतना देंगे, वो तुरंत चला जाता है, अगला रिप्लाई भी नहीं देगा कि उसको चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, और ऑब्वियस है कि उनको ज़्यादा ही लगेगा प्राइस। एग्जैक्टली अगर आप लोगो डिजाइनिंग में अगर वर्क कर रहे हो तो आप अगर क्लाइंट से बजट पूछते हो ना आज के टाइम में कि आई ट्राइड दिस वन ऑल्सो कि आपका बजट क्या है पहले आप बताइए, तो क्लाइंट सामने से बोलता है 500 टू मैक्स 1500। आई वाज लाइक पहले आप अपना लोगो के बारे में बताइए, कैन वी जंप ऑन अ क्विक कॉल टू डिस्कस अबाउट इट। तो जब वहां से क्लाइंट को समझाते हैं अच्छे से तब वो बोलता है कि हाँ भाई इतना तो लगेगा तो आई लाइक हाँ या। एंड वन मोर थिंग इज कि फ्रीलांसिंग में हर फ्रीलांसर यही चाहता है कि मैं बाहर के क्लाइंट्स को पकड़ूं और उनसे अच्छा चार्ज करूं। हर फ्रीलांसर यही चाहता है आज के टाइम। तो मतलब वहां तक कैसे पहुंचे, मतलब मैंने उधर एड्स भी चलाए, लाइक मैंने दुबई एड चला दिया, यूएस में एड चला दिया, बट उससे इतना लीड जनरेट होता नहीं है इन कंपैरिजन टू अगर आपका इंस्टाग्राम या जहाँ पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो वो आपका अच्छा ग्रो हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वहां से क्लाइंट आते हैं। बट हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, द राइट वे क्या है उसके लिए, मतलब कि अगर हमें लगता है कि इस बंदे के पास नीड है, इसको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए या उसको वीडियो एडिटर चाहिए, तो उसको अप्रोच कैसे करें हम। हम्म, तो बहुत सारे तरीके हैं। मतलब आपके पास बहुत क्लाइंट होते हैं दुनिया में, सबको ही कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, बस हमारा मिसमैच हो जाता है, हम पहुंच नहीं पाते हैं उधर तक। तो अगर आपको ज़रूरत है, अब मैं क्योंकि आप लोगो डिज़ाइनर हो तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ। जैसे कि अगर आपको क्लाइंट ढूंढना है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको क्लाइंट को जो है लोगों की ज़रूरत होगी। या तो आप एक काम करो, गूगल में जो नए स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं उनका देखो, तो आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई लोगो चाहिए आप मुझसे बनवाओ। ठीक है, वहां से आपको उनकी जानकारी निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ, एक माइंडसेट बता रही हो कि भाई जिनके पास नहीं है उनको जरूरत होगी, या दूसरे किस्म को जरूरत हो सकती है जो कि काफी पुराना हो चुका है या काफी समय से है और अब वो एक रिवैम्प के लिए जो है लुकआउट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये तो आपको उनके हायरिंग पोस्ट से पता चल जाएगा, या फिर आप जो है अगर उनको उनकी वेबसाइट को फॉलो करते हो तब आपको पता चल जाएगा। तो ये लोगो डिजाइनिंग का पर्सपेक्टिव रहा मेरा कि हो सकता है। या तो आप क्या कर सकते हो, कुछ लोगोस जो आपको पर्सनली ऐसे लगते हैं कि जो हमारे कंडीशंस होते हैं ग्राफिक डिजाइन में उनको मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, अच्छा हो सकता था, तो आप उनका रिक्रिएट कर सकते हो, टैग कर सकते हो। वही सिंपल जो अप्रोच होती है कि जैसे मैंने अभी हाल ही में एक रील देखी थी, वेबसाइट डिज़ाइनर था वो इंसान, तो उसने एक डोप मोशन आप जानते होंगे, उनकी हाँ जो हाँ हाँ वेबसाइट है रिक्रिएट करके और उसने रील डाली हुई थी, तो मेरी फीड में आई, मैंने बोला कितना अच्छा तरीका है। भले ही वो उससे काम ना करवाएं पर इसके थ्रू जो है और क्लाइंट्स आने की संभावना बढ़ती है। वो रील पे अच्छे खासे व्यूज़ भी थे, तो ऑब्वियसली कोई देखेगा कि यार नहीं इंप्रूवमेंट किया है, पहले का वेबसाइट ऐसे ही था, अभी वाला वेबसाइट कमाल है, तो वो सामने वाला अप्रोच करता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यही माइंडसेट से नहीं कि सिर्फ यही क्लाइंट चाहिए, आपको और भी क्लाइंट्स मिल सकते हैं, बस आपको ना अपना काम प्रेजेंट करते आना चाहिए प्रोफेशनली और पब्लिकली, सब में। अब सोशल मीडिया तो सबसे अच्छा तरीका रहा ही, अब इसके बाद भी अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आपको लगता है कि किसी को आपकी ज़रूरत पड़ेगी या किसी को सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक और बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, आप कोल्ड ईमेल करो। लेकिन कैसे पता चलेगा, अब या तो आप उनकी वेबसाइट पर जा करके जज करो थोड़ा बहुत, अब जजमेंट तो लगाना ही पड़ेगा कि ज़रूरत है कि नहीं है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप उनके प्रोफेशनल जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, आप वहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो। अगर सही सही पोस्ट नहीं आ रही है तो फिर आपको लगेगा कि यार नहीं यहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो एक छोटा सा पोस्ट बना दो एक, ठीक है, और उसको जो है बने बनाए को रिक्रिएट करके और एज अ गिफ्ट उनको सेंड कर दो कि हेयर इज अ गिफ्ट फॉर यू, और उसके बाद फिर आखिरी में मेल में आप लिख सकते हो। आप इस ये तरीके भी से मैंने pitch कर काफी सकते देखा है आज के टाइम में कि लोग बाग क्या करते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट है या हिमालय का कोई प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग को रिक्रिएट कर रहे हैं, मतलब उसका लेबल डिजाइन रिक्रिएट कर रहे हैं और उसके ऊपर रील बना रहे हैं। सो आई गेस दिस इज द इनडायरेक्ट वे टू अप्रोच टू द क्लाइंट्स, लाइक जैसा भी आपने बताया डोप मोशन का उसने रील बना के डाल दिया,
ठीक है, डोप मोशन निखिल पवार जो है वो भी अपना वेबसाइट बनाना जानते हैं कि कैसे बनाते हैं वेबसाइट, बट स्टिल अगर उनसे बेटर कोई बना रहा है तो डेफिनेटली विल अप्रोच कि यार ये हाँ वेबसाइट अच्छा बनाया है, सो आप यही कर दो। हाँ, दिस इज द राइट वे आई गेस, बट कैसे करें? जैसे have you seen the Nisha Dodge, I guess, if I pronunciate her name correctly. So what she do कि जैसे कैडबरी का कोई भी है या किसी भी स्टोर में चली जाती है और कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ती है, उसको उसकी रिब्रांडिंग कर देती है अपने स्टाइल में और उसको टैग कर देती है कि हाँ भाई ये हमने रिक्रिएट करा है। इससे क्या हो गया, क्लाइंट जो आपके आने वाले क्लाइंट्स हैं वो देखते हैं कि हाँ भाई इसने रिक्रिएट करा है। कभी कभी माइंड में ये परसेप्शन भी बन जाता है कि इसका ब्रांडिंग इसने ही किया है। तो ये भी आई गेस अच्छा तरीका है कि क्लाइंट्स को पकड़ने का। उसमें हेट भी मिलेगा आपको काफी, क्योंकि कई लोगों को एडजस्ट नहीं होता कि नहीं। मैंने कमेंट्स देखे हुए हैं जो रिक्रिएटिंग वाले रील्स होते हैं ना, मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं कमेंट करती नहीं हूँ पर पढ़ती जा रही हूँ, तो देखा हुआ है। तो उसमें वो यही बोलते हैं ये क्या बनाया है बहन, मत क्रिएटिविटी दिखाया कर, ऐसा वैसा। तो मुझे ऐसे लगता है ये शायद नहीं पढ़ते होंगे। अगर मेरे जैसा इंसान है, मुझे तो बड़ा बुरा लगेगा अगर मेरे कोई कमेंट कर दे ऐसा उल्टा सीधा। तो वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो मेच्योर इधर से ऊपर आ चुके हैं, मुझे लगता है उठ चुके हैं वो, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैंने आप भी ओपन सोचा हो था करने का ये, बट मैंने कहा नहीं यार ये काम तो नहीं करने है, अपना जो बनाया है वो ही डालना है। ऐसे रिक्रिएट करना आई डोंट थिंक इज द गुड थिंग टू डू। मतलब क्या करें, स्टोर में जाए वहां से पकड़े एक ऑब्जेक्ट, कोई प्रोडक्ट, उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत हाँ लोग कर रहे बहुत हैं कर रहे पुराना। हैं यार, उनका बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है आई गेस। बढ़िया है यार फिर भी, बट स्टिल जैसे अगर कोई फॉरेन क्लाइंट का अगर हमें पिच करना है, फॉरेन क्लाइंट कैसे लेके आए? मतलब अगर आज के टाइम मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे क्लाइंट इंस्टाग्राम से ही मिलते हैं आज के टाइम में, तो इंस्टाग्राम पे भी कोई तरीका है कि हम फॉरेन क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कोल्ड ईमेल्स एंड ऑल? हाँ, कोल्ड डीएम करो फिर। आप हैशटैग रिसर्च करो, आपकी जो नीश है, अब कुछ तो होगा। नीश नहीं है तो चलो जाने दो, जिसकी भी इच्छा हो रही है, आज बैठे हो लग रहा है कि फिटनेस वाले लोगों के लिए लोगो बनाया जाए, तो सर्च करो, देखो कि भाई कौन कौन से ब्रांड्स हैं, कौन कौन से बड़े ब्रांड्स हैं जो कि हैं ऑलरेडी मार्केट में, उनकी फॉलोइंग में जाओ। ऑब्वियसली जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनको जो छोटे मोटे ब्रांड्स होते हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे, तो लिस्ट बना लो 10-15 लोगों की एक दिन में बैठ करके कि भाई ये लोग जो है मेरे पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं, शायद मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं पे वहीं डीएम कर दो अपनी सर्विसेज के साथ, पोर्टफोलियो के साथ, या फिर उनका वहीं से मेल मिल जाएगा, वहीं से मेल कर दो। तो इंस्टाग्राम से एक आसान तरीका ये हुआ कि आप ये कर सकते हो। एड्स वेड्स तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा सामने वाले के लिए जो अभी बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहा हो, तो ये तरीका बेटर हो सकता है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लिंक्डइन काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्लाइंट्स ला सकते हो। लिंक्डइन आज पे तक बहुत बट लोग मुझे क्लाइंट, लिंक्डइन से मुझे आज तक एक भी क्लाइंट नहीं मिला है। हाँ आपको मिलेगा नहीं, आपको लाने पड़ेंगे क्लाइंट्स। तो उसमें ऐसा है कि आप जैसे अपना काम डालना स्टार्ट कर दिया होगा, जैसे आप अनिक जैन को जानते हो ना, वो डालते रहते हैं हाँ अपना हाँ काम हाँ। वाम, वहाँ से लिंक्डइन से मिलते ही होंगे ऑब्वियसली। तो आप अपना काम डालना स्टार्ट करो, अपना पर्सनल ब्रांड बना लो एज अ लोगो डिजाइनर, और टाइम लगेगा ऑब्वियसली, एक दिन की मेहनत नहीं है, बहुत टाइम लगता है। मेरा ही नहीं बन पा रहा है अभी, मतलब मेरा धीरे धीरे मेरे ही बन रहा नहीं है। बन पाया। तो अभी स्टार्ट किया है मैंने, 2-3 महीने ही हुए हैं मुझे, तो 2000 पे आ गए अच्छा, हैं अब, धीरे धीरे बढ़ेंगे उसको। हाँ, तो लिंक्डइन पे मैं थी नहीं, अभी अभी आए हैं, तो हो रहा है काम। मतलब समझ में आ रहा है कि प्लेटफॉर्म आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे आसान प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, शांति है, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा आपको क्लाइंट्स ढूंढने के लिए मेहनत भी नहीं करनी, सब लिस्टेड है वहाँ पे, क्या करना है। जैसे मैंने कल एक इंसान को पिच किया था, उसने हाँ भी कह दिया, तो मतलब बहुत ही ओ आसान सा दैट्स लगा ग्रेट। मुझे तो। तो उसमें ये क्या है, अगर आपको जैसे कि किसी के साथ बनाना है, मान लो मैं कॉफ़ी ब्रांड्स जो है उनको टारगेट कर रही हूँ, तो कॉफ़ी शॉप ओनर्स करके आप सर्च कर सकते हो। ये बहुत स्पेसिफिक चलेगा, हम सीईओ डाल लो, सीईओज डाल लो, या फिर फाउंडर डाल लो, कुछ भी डाल लो एक आध, और अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लो। मैं जनरली सर्च करती हूँ तो कनाडा पे चले जाते हैं हम कई बार, अच्छा लगता है, कनाडा के क्लाइंट्स काफ़ी स्वीट से होते हैं। कनाडा चले जाओ, यूएस चले जाओ, एक आध लोकेशन टारगेट करो, फिर उसके बाद वहाँ पे देखो जो लोगों का, अब देखने के बाद ये देखो एक्टिव है कि नहीं है। फालतू में लिखे जा रहे हो तो कुछ नहीं मतलब है। तो कई एग्जैक्टली। लोग ऐसे
पोस्ट नहीं डालते हैं बट दे आर एक्टिव, तो आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो उनको जनरली। और जो लोग पोस्ट डालते हैं तो उनके कमेंट पे थोड़ा ऐसे एंगेज करके, और फिर बाद में आप उनको बोल सकते हो हेलो मैंने आपको पोस्ट देखा था, आपको बहुत अच्छा पोस्ट है, मैं ये हूँ। अच्छा, फिर वो दो चार ऐसी बातें करेंगे, फिर आखिरी में अपना असली रंग दिखाना है कि मैं अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं काम करके दे सकती हूँ या सकता हूँ, फिर बस बात खत्म, इतना ही। चलो ऐसे बढ़िया डील है है। यार, ये भी ट्राई करेंगे। मतलब लिंक्डइन पे अगर क्लाइंट लाना है तो ये तो जरूर ट्राई करना पड़ेगा आई गेस। बिकॉज अभी मेरे पास आते हैं क्वेरीज भी आते हैं, मतलब उनके ही आते हैं मेरे पास कि कोई ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, तो वो बोलता है कि हमसे एडिट करा लो। मैं कहा क्लाइंट क्यों नहीं आते यार इन डीएम्स में? नहीं नहीं, लाइक क्लाइंट यार आएंगे, आपको लाने पड़ेंगे, आएंगे तब लाने जब आप पड़ेंगे। कंटेंट पोस्ट करोगे रेगुलर। हाँ, अब वो भी स्ट्रेटेजिकल कंटेंट डालना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं डालना पड़ेगा। बहुत सारी हम्म। चीज़ें होती हैं, मैं खुद अभी अभी सीख रही हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने में। तो जैसे हम इंस्टाग्राम पे तो क्या अपना प्रोफाइल शो, मतलब मैंने किसी क्लाइंट का लोगो बनाया है तो मैंने उसको शोकेस कर दिया अच्छे तरीके से, या उसका एक प्रॉपर रील बना के अच्छा सा वो पोस्ट कर दिया। बट मैंने ये पोस्ट किए थे लिंक्डइन पे भी, तो वहां पे इतना अच्छा हम्म एंगेजमेंट नहीं आया लिंक्डइन पे ऐसे इस कंटेंट के ऊपर। हम्म बट जब मैंने एक इंफॉर्मेटिव पोस्ट किया, वहां पे मैंने एक किया था कि 7 टाइप्स ऑफ लोगो है ना, तो उसके ऊपर काफी अच्छा एंगेजमेंट आया। तो हमें हम्म लिंक्डइन पे किस टाइप के कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? लाइक हमें अपना पोर्टफोलियो शोकेस करना है या इंफॉर्मेटिव ही डालना है, या किस टाइप का हम्म। हमें पोस्टिंग करना चाहिए वहां पे लिंक्डइन में? लिंक्डइन पे आप दुनिया जमाने की चीज़ें डाल दो, लिंक्डइन एक ही चीज़ पे काम करता है, वो है कमेंट्स। तो आपको जो है, और आपके पे तब तक कमेंट नहीं आएंगे जब तक आप अपने फेलो क्रिएटर्स पे कमेंट नहीं करोगे। एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको चाहिए है कि आपकी पोस्ट को ज़्यादा रीच मिले, तो पहले तो आप खुद एंगेज करो 2-4 दिन, फिर धीरे धीरे कंटेंट डालना स्टार्ट करो, नोटिस हो जाओ एटलीस्ट अपने फेलो क्रिएटर्स में। 10-15 लोग तो ऐसे होने चाहिए कि इनके पे मैं करूँगा और ये मेरे पे कर देंगे, तो जो इनिशियल बूस्ट होता है वो मिल जाए। इसके बाद जो है फिर बाकी का काम चलता है। फिर कुछ नए लोग भी आएंगे जो आपके सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री कनेक्शन रहेंगे, जो फर्स्ट डिग्री नहीं है, तो वो लोग भी आपसे कनेक्ट होंगे, एंगेज होंगे, फिर वहाँ से रीच बढ़ना स्टार्ट होती है। और जहाँ एक आध पोस्ट गई वायरल सी, तो फिर क्या है, बात ही नहीं है, फिर वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट तक भी पहुँच जाएगी। बस ध्यान रखना है कि आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट, मतलब कनेक्शन लिस्ट जो है ना, उसमें आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हों, आपके कुछ फेलो क्रिएटर्स हों। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बना लेना चाहिए 50-50 का, कि 50% आइडियल क्लाइंट्स, 50% आइडियल फेलोमेट्स, और उसके बाद उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करते करते, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करोगे। मेरे इनिशियल पोस्ट में 6-6 लाइक, 7-7 लाइक थे। कारण क्या था कि आपके पास 50 तो फॉलोअर्स ही हैं और 10 तो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट है। वो 10 में से भी मेरे 2 तो स्कूल के दोस्त थे, वो अभी है भी नहीं लिंक्डइन पे। तो इस तरीके से स्टार्ट किया था। तो अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब आराम से आपको जो है स्टार्टिंग में अब अच्छी खासी, मतलब मेरे पे 90 कमेंट्स, 80 कमेंट्स आ जाते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं सबके रिप्लाई करती हूँ बैठ करके। आपको 1-1.5 घंटा देना पड़ता है जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। जब एक बार ये रोलिंग एग्जैक्टली। पे आ जाएगा तो मैं कर दूंगी इसे, लेकिन अभी तो समय देना पड़ेगा क्योंकि अभी हम ग्रोइंग फेज में हैं, और अभी मैं बना रही हूँ अपना बेस। तो डेली एंगेजमेंट, डेली, अभी मैं रिस्क नहीं ले सकती छोड़ने का, क्योंकि अब बात पे आया ना इतने समय बाद। ये जो 1000 का चक्कर जो पूरा किया ना, उसमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन अब जो बाकी के फॉलोअर्स हैं उनको लाने में काफ़ी कम समय लग रहा है। उसका कारण ये है कि ये मेरी ऑडियंस नहीं है यूट्यूब वाली, ये ऑडियंस जो है वो लिंक्डइन वाली ऑडियंस है प्रॉपर। मैंने अपना लिंक्डइन प्रमोट नहीं किया हुआ है कि आप मुझे जाकर के फॉलो करो। कोई मुझे ढूंढेगा तो मैं मिलूंगी भी नहीं लिंक्डइन पे। ऐसा सीन है। तो अभी अभी आया है, तो बहुत नया सा अकाउंट है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ थोड़ा स्टैब्लिश हो जाए। फिर बाकी अगर यही ऑडियंस वहाँ पे चाहिए तो फिर क्या मतलब है, सेम कंटेंट तो है ही। तो हाँ अलग अलग एग्जैक्टली। वेराइटी ऑफ है। हाँ। राइट। द लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद इसको रैप अप करते हैं। जो हम्म मतलब अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इसे बताने में तो नो इश्यूज, बट आज के टाइम में ऑडियंस इसी पे ही सबसे ज्यादा फोकस करती है कि हम्म आप ऑन एन एवरेज मंथली कितना अर्न कर लेते हो, मतलब हम्म। along with योर फ्रीलांसिंग एंड कंटेंट क्रिएशन पार्ट। नहीं, कंटेंट क्रिएशन का छोड़ते हैं, वो तो अलग ही चीज़ होगी। हम फ्रीलांसिंग पे उस पे फोकस करते हैं। हम धरातल से जुड़े रहेंगे, ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए इंसान को। तो आप ऑन एन एवरेज, मैं अपना 1.5 से 2 लाख पर मंथ निकालती हूँ। वो भी ये है जब मैं काम कर रही हूँ। तो अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, पैसिव नहीं है। तो आप जब तक काम कर रहे हो तब तक पैसा मिलेगा। तो यही सीन है मेरा। तो
तो अगर मिनिमम भी हम देखें तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 2 है। इसके ऊपर मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरे बाकी के काम रहते हैं और मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ फिर। और मैं आउटसोर्स करना पसंद नहीं करती क्योंकि फिर वो मेरे क्लाइंट हैं। मुझे ऐसे लगता है कि या तो आप खुद से ही ढूंढ लो किसी को। मैं बीच में कमीशन खाने वाला इंसान नहीं बनना चाहता कि भाई किसी और का काम है और आप मेरा समझ के ले रहे हो, वो चीज़ मुझे पसंद भी नहीं है। तो मैं आउटसोर्स नहीं करती हूँ काम। तो इसलिए जो है हमारा काफ़ी लिमिटेड चीज़ है। मैं एजेंसी अगर बिल्ड कर लूँगी तो ये 3x 4x हो जाएगी ये चीज़। हम ज़्यादा क्लाइंट्स ले पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे। पर एज अ सिंगल सोलोप्रेन्योर, ठीक है, सिंगल फ्रीलांसर, तो अभी तो फ़िलहाल यही रेंज है। मिनिमम में 1, मैक्सिमम में 2 और इसी के बीच में जाता है। ये जो आपने प्राइस बताया ये आपका केवल फ्रीलांसिंग का पार्ट का है, मतलब हाँ। इसमें कोई आपका कंटेंट क्रिएशन का नहीं है? नहीं। ओह दैट्स ग्रेट। तो मतलब आज के टाइम में फ्रीलांसिंग से भी इतना अच्छा कमा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है, स्किल्स अच्छे हैं और आपको अपना काम शोकेस करना अच्छे से आता है। तो if you wanted to give some tips on freelancing to all the audience who are watching this. हाँ, तो डियर न्यू फ्रीलांसर्स, आप लोग सब लोग बहुत सारे तरीके ट्राई करो। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे। वेन एवर यू वट एवर इज़ योर स्किल, आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो, जिस भी चीज़ पे स्किल से काम करना चाहते हो, जहाँ से भी क्लाइंट लाना चाहते हो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो सबके अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं। किसी ने तो किया भी नहीं हुआ है, सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं। जो कर रहे हैं उनके लिए किसी, अब जैसे मैं ही हूँ, मैं फाइवर अपवर्क कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए दोनों प्लेटफॉर्म्स ने काम कर दिया। इसके पहले अपवर्क नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसने मेरे लिए काम नहीं किया था। तो बहुत बायस्ड ओपिनियंस होते हैं सबके, क्योंकि जिसके लिए जो अब जैसे मन है तो वो ऑब्वियसली बोलेगा इंस्टाग्राम से आप ले सकते हो क्लाइंट। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से मिल रहे हैं, वो उसका ओपिनियन है। तो आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपके लिए क्या चीज़ काम करती है। इस चीज़ से, इस पॉडकास्ट से तब समझ में आ गया होगा कि तरीके अलग अलग हैं क्लाइंट्स लेने के, सबके अलग हैं, मेरे भी अलग हैं, उसके भी अलग हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है। शायद मेरे लिए इंस्टाग्राम काम ना करे, शायद मेरे लिए लिंक्डइन काम ना करे, शायद मेरे लिए अपवर्क काम ना करे, मेरे लिए फाइवर ने काम किया। हो सकता है आपके लिए फाइवर छोड़ करके बाकी सारे काम कर जाएं। तो आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ट्राई करो कि जितने ज़्यादा वेरियस चीज़ें हैं आप ट्राई कर सकते हो, जहाँ जहाँ हाथ पाँव मार सकते हो, सब जगह पर देखो कि कहाँ पे कैसा रिजल्ट मिल रहा है। फिर जहाँ पे लगे कि यहाँ हम अच्छा कर पाएंगे, उसको पकड़ के फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करो। और स्किल जो है, स्किल इंपॉर्टेंट होती है। स्किल अगर अच्छी है तो फिर आप आराम से पैसे बना सकते हो, आसान है। स्किल नहीं है तो फिर मुश्किल है। अच्छी स्किल होना है ज़रूरी।